तो पिछले चैप्टर पर हम लोगों ने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ा। इस चैप्टर में हमें थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है वो समझते हैं, है ना। फर्स्ट वन इज थर्मोडायनेमिक्स। एक्चुअल में थर्मोडायनेमिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस जो कि टेम्परेचर और हीट को डील करता है। किसको डील करते हैं इसमें हम? टेम्परेचर एंड हीट। साथ ही साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ टेम्परेचर और हीट को, साथ ही साथ हम जो बॉडी के अंदर जो इंटरनल कन्वर्जन होता है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी ये जो हीट एज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी है इसका कन्वर्जन हो जाता है किसी और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे कि वर्क में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग क्या करते हैं, इसमें स्टडी करते हैं। तो इन दो चीज़ों पे स्टडी करते हैं, एक तो टेम्परेचर एंड हीट, और दूसरा किसके बारे में स्टडी करते हैं कि कन्वर्जन ऑफ एनर्जी या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी के बारे में हम लोग इसमें स्टडी करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स। अब अगला टर्म जो इसमें आता है, एक आता है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम, देखिए मैंने आपको पिछले चैप्टर में ही हीट, टेम्परेचर, इन सब के बारे में डिफरेंस में समझा चुका हूं, है ना, कि टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर हीट को मेजर करने का, वो इसकी डिग्री दिखाता है ना। और हीट क्या होता है, वो डिग्री ऑफ हॉटनेस होती है। किसके पास जितना ज़्यादा हीट है वो उतना ही ज़्यादा हॉट है, ये डिग्री ऑफ हॉटनेस है। बात करते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम की। अगर कोई दो बॉडी सेम टेम्परेचर पे हैं तो वो कहलाता है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। क्या कहलाते हैं वो? थर्मल इक्विलिब्रियम में। क्या होना चाहिए? सिर्फ एक कंडीशन कि उनका टेम्परेचर सेम होना चाहिए। तो थर्मल इक्विलिब्रियम किससे डील करता है? सेम टेम्परेचर पर, यह कहलाता है थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर दो बॉडी का टेम्परेचर दोनों सेम है तो वो कहलाएंगे थर्मल इक्विलिब्रियम में। नेक्स्ट एक और इसी से रिलेटेड है, मिलता जुलता, वो कहलाता है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कुछ कॉन्सेप्ट इसमें मिलने वाला है। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम सिर्फ ऐसा नहीं कि टेम्परेचर इक्वल हो गया तो वो इक्विलिब्रियम में आ गया। एक्चुअल में ये तीन चीज़ें उसमें इक्विलिब्रियम में आनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। सबसे पहले आता है इसमें, वो होता है थर्मल इक्विलिब्रियम। सेकंड वन इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड थर्ड इज केमिकल इक्विलिब्रियम। ये क्या है समझिएगा। जब ये तीनों कंडीशन क्राइटेरिया दो बॉडी सेटिस्फाई करेंगी, मीट करेंगी, तो हम करेंगे वो दोनों बॉडी क्या है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। पहला कंडीशन क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जाहिर सी बात है, दोनों का टेम्परेचर अगर सेम है तो वो आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। सेकंड वन इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। इसका क्या मतलब हुआ? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ कि उनके अंदर, उस मटेरियल के अंदर कोई अनबैलेंस फोर्स ना हो, कोई अनबैलेंस फोर्स ना हो। अनबैलेंस फोर्स का मतलब ये हुआ कोई स्ट्रेस ना हो, होता है ना, जैसे आते हैं ना, पापा आज बहुत स्ट्रेस में है, तो स्ट्रेस का मतलब ये हुआ कि फोर्स अपॉन एरिया। ये समझिए उनके दिमाग में फोर्स है और एरिया पर यूनिट एरिया पर लग रहा, इसलिए उनके अंदर स्ट्रेस है। किसी मटेरियल में स्ट्रेस कैसे आता है? जब हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा करके उसके शेप को डिफॉर्म करना चाहते हैं, और वो क्या चाहता है, वो अपने शेप के डिफॉर्मेशन को अपोज करता है। तो वो अपोज कैसे करता है? चिल्ला करके नहीं, बल्कि फोर्स लगा करके। फोर्स पर यूनिट एरिया वो कहलाता है स्ट्रेस। क्या ये स्ट्रेस टेम्परेचर हीट की वजह से होता है? तो हो सकता है, हाँ हो सकता है। अगर हम उसे हीट करेंगे तो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, वो रोकेंगी उसको कि तुम दूर मत जाओ, और हम हीट प्रोवाइड करके क्या कर रहे हैं, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो वो क्या करेगा, वो एक स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। तो इस तरीके के ये जो अनबैलेंस कंडीशन है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो नहीं है तो वो कहलाएगा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। यानी यहां इसमें क्या होना चाहिए, नो
अनबैलेंस फोर्सेस, और इसमें क्या होना चाहिए, इक्वल टेम्परेचर। अब आ जाते हैं तीसरी कंडीशन, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम ये है कि अंदर मान लीजिए उसके इक्वेशन चल रही हैं, केमिकल इक्वेशन बन रही है, और उसमें क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उसमें। जब केमिकल रिएक्शन होगा, जाहिर सी बात, अगर वो एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, दोनों हो सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, कभी हीट वो एब्जॉर्ब करेगा, कभी हीट वो एक्सट्रैक्ट करेगा, तो जाहिर सी बात है वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, नो इंटरनल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन भी लिख सकते हैं, नो इंटरनल रिएक्शन। अब एक टर्म आता है सराउंडिंग्स। क्या होता है सराउंडिंग्स? सराउंडिंग क्या होता है समझिए। किसी बॉडी की बात की जाए, ये बॉडी है, इस बॉडी के अलावा जो भी चीजें चारों तरफ इसके हैं, वो अगर इसके ऊपर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती हैं, वो कहलाता सराउंडिंग। जैसे कहते हैं ना, मेरे सराउंडिंग में ऐसा एटमॉस्फेयर है, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर इसके ऊपर डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट कर सकता है। होता है ना कि बच्चा कि जब हम बड़ा होता रहता है तो ये होता है भाई इसको अच्छा एटमॉस्फेयर दिया जाए, एक अच्छे स्कूल में दिया जाए, एक अच्छे सोसाइटी में रखा जाए, ताकि इसके सराउंडिंग की चीज़ें इसको इफेक्ट करती हैं, और जब ये इफेक्ट करेंगी तो क्या होगा, इसके ग्रोथ को भी इफेक्ट पड़ेगा, है ना। पॉल्यूशन है तो ये भी दिक्कत करेगा। तो सराउंडिंग क्या होता है, किसी भी मटेरियल का चारों तरफ की वो चीज़ें जो इस पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट कर सकती हैं, उसको कहते हैं हम लोग सराउंडिंग्स। क्लियर। अब इसके बाद एक टर्म है इसमें, वो है, एक लॉ आता है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ, बहुत फेमस भी है, वो है जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ, देखिए इसका डेफिनेशन तो आप बुक से नोट कर लेंगे, है ना, मैं यहां पर डेफिनेशन नहीं देने जा रहा हूं। इसका कहने का मतलब यह है, इन्होंने एक लॉ दिया, कहा भाई कि मान लीजिए दो मटेरियल हैं ए और बी। क्या है, ए और बी। हमें नहीं पता इनका टेम्परेचर क्या है, इतना टेम्परेचर क्या है, हमें नहीं पता। कोई तीसरा हमने मटेरियल रखा और वो रखा सी। कुछ देर के बाद ए और सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए। किस में आ गए, थर्मल इक्विलिब्रियम में। और सी और बी भी क्या आ गए, आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गए। ए और बी, ए और सी और बी आपस में। तो इन्होंने कहा कि अगर ए और सी और बी और सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन हो, तो इसका मतलब ए और बी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। जाहिर सी बात है, अगर इसका टेम्परेचर 80 डिग्री है तो ये इसके साथ अगर सेम हो गया तो ये भी 80, ये इसके साथ हो गया तो ये भी 80, तो देखिए ए और बी दोनों इक्वल आ गए ना। यही कहलाता है जीरोथ लॉ। क्लियर, बात समझ में आ गई। चलिए थोड़ा बहुत इसमें नोट कर लीजिए आप लोग, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनल एनर्जी। क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ना, बहुत ध्यान समझिएगा कि आखिर इंटरनल एनर्जी होता क्या है। देखिए मैंने बात की थी ना, मान लीजिए मैं ये मटेरियल लेता हूँ, ये मटेरियल डिफरेंट मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। मॉलिक्यूल अपनी फिक्स जगह पर फिक्स होंगे और मॉलिक्यूल्स के बीच में इंट्रा मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा। अब अगर मैं इस पर फोर्स लगा करके इसको मैं एक्सपेंड करना चाहूँ या हीट प्रोवाइड करके इसको एक्सपेंड करना चाहूँ, तो होगा क्या कि वो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या करेंगी, वो एक्सपेंड नहीं होने देंगी। नहीं होने देने के लिए उन्हें काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। वो जो वर्क करेंगी वो उनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव हो जाएगा। तो पहली बात तो ये समझ में आई कि जो पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर है वो इसके वॉल्यूम से रिलेटेड है। क्यों, मैंने हीट देकर के इसको एक्सपेंड ही तो करना चाहा। एक्सपेंशन में क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होगा कॉन्ट्रैक्शन में, एक्सपेंशन में वॉल्यूम इंक्रीज होगा। इसका मतलब जो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है वो फंक्शन किसका है, इसके वॉल्यूम का है। वॉल्यूम चेंज होगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा। क्लियर। अब इसके अंदर एक एनर्जी सेव हो रही है, बढ़ रही है, कब, जब हम इसको हीट दे रहे हैं। साथ ही साथ इसके अंदर क्या होता है कि रैंडम मोशन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अपना मूव करते रहते हैं। तो जब हम हीट देते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है।
तो जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, इसका मतलब उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई मटेरियल में हीट देने पर। तो अब हीट देने पर दोनों चीजें हो रही हैं, एक उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही इंक्रीज हो रही, दूसरा उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही। ये जो इंक्रीज हो रहा है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों एनर्जी का कॉम्बिनेशन ही कहलाता है इंटरनल एनर्जी। क्या कहलाता है? इंटरनल एनर्जी। द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज द सम ऑफ, किसका है भाई? मॉलिक्यूलर काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज। कौन कौन सी? मॉलिक्यूलर काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब देखो आगे समझ में नहीं आता, यहां तक तो समझ में, आगे उड़ जाता है दिमाग से। क्या होता है? इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस रिलेटिव टू विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज एट रेस्ट। अच्छा एक बात बताओ, हमने जो मैकेनिक्स पढ़ा था उसमें बॉडी का मोशन पढ़ते थे या सेंटर ऑफ मास का मोशन पढ़ते थे? सेंटर ऑफ मास का। हाँ, बॉडी जो चलती थी हम सोचते थे एक पॉइंट है, पॉइंट समझते थे ना कि बॉडी को हम पॉइंट दिखा देते थे, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास चल रहा है वहां पर। तो यहां जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस रिलेटिव टू विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज एट रेस्ट। जिस सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग उसी को रेफरेंस मान करके हम उसको रेस्ट पे कह रहे थे, उसी के रेफरेंस में उसका पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा। एक बात बताइए, इसको जब हीट दे दिया आपने, क्या इसका सेंटर ऑफ मास बदल गया क्या? वो तो नहीं बदला ना, लेकिन उसके रेफरेंस में उसकी एनर्जी तो बदल गई ना। तो उसकी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जा रही है, उसी को हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। क्या कहते हैं? इंटरनल एनर्जी। हाँ, अब एक बात समझते हैं यहां पर कि आखिर ये इंटरनल एनर्जी कैसे बढ़ जाता है। ये ऐसे बढ़ जाता है, आपने अपने घर के नौकर को या अपने बच्चे को 10 रुपए दिए कि जाओ भाई टमाटर लेके आओ। वो गया, उसने 6 रुपए का टमाटर खरीदा और 4 रुपए अपनी पॉकेट में धर लिए। तो जो आपने 10 रुपए दिए वो हीट है, उसे आपने प्रोवाइड किया। 10 रुपीज़ क्या है? वो हीट है। वो हीट दो जगह यूटिलाइज हो रहा, एक टमाटर खरीदने में और दूसरा अपनी पॉकेट को भरने में। वो जो टमाटर खरीदना, वो आपने काम दिया था उसे, वो वर्क डन है। वो क्या है? वर्क डन, जो आपको पता चलेगा, जो मिलेगा। और जो पॉकेट में रख लिया, जिसे आपको पता ही नहीं चला, वो उसका इंटरनल एनर्जी है। समझ गए? तो हम अगर किसी मटेरियल को लाते हैं, कोई गैस ले ले, हमने गैस को हीट किया, तो ये जो हीट प्रोवाइड किया वो 10 रुपए है। जो उस गैस ने एक्सपेंड करके काम करके हमें दिया, वो वर्क डन है, जो टमाटर खरीद लिया। और जो अपनी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में लगा दिया, उसी में से वो 4 रुपए, वो क्या है? इंटरनल एनर्जी है। क्लियर? अब बात समझ में आती है कि इंटरनल एनर्जी का साइन फंक्शन क्या होगा। साइन फंक्शन, एक बात बताइए, जब आप मशीन खरीदते हैं तो मशीन हम लोग कोई खरीद के लाते हैं ना, हम उससे वर्क डन लेना चाहते हैं। क्या चाहते हैं भाई? वर्क डन लेना। हमने नौकर रखा घर में, अब पता चला कि जो है हमें खुद उसका काम करना पड़ रहा, कपड़े हम उसको धुल रहे हैं, खाना हम उसके लिए बना रहे हैं, वो बेड पे लेटा हुआ है। तो ये पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ? नेगेटिव हुआ। तो वर्क डन अगर हमें मिला, मशीन के थ्रू मिला, तो वो वर्क डन पॉजिटिव। अगर हमने वर्क डन मशीन पे ही किया तो वो वर्क डन नेगेटिव। क्लियर? अब दूसरी बात यह है कि अगर हमने नौकर को तनख्वाह दी, सैलरी दी, तो पॉजिटिव, क्योंकि हम तो लाए हैं उसी लिए है ना, जिस एम के लिए लाए हैं। अगर वो एम आपका पूरा हो रहा है तो वो पॉजिटिव है, एम पूरा नहीं हो रहा तो नेगेटिव। पता चला हम उसको लेकर के आए हैं, हम उससे तनख्वाह ले रहे हैं उल्टा, तो क्या हो गया? तो नेगेटिव हो गया ना। यानी हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस क्या होगा? पॉजिटिव। हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस या सिस्टम या मशीन, तो क्या लिखेंगे? हीट एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम क्या होगा भाई? पॉजिटिव। एंड हीट एक्सट्रैक्टेड बाय सिस्टम क्या कहलाएगा? नेगेटिव। सिस्टम मतलब वो जो नौकर लाए थे। अब ही वर्क डन बाय सिस्टम, हम जो मशीन लाए हैं, जो सिस्टम है, उससे अगर वर्क मिल रहा है तो पॉजिटिव। ठीक है? और वर्क डन
ऑन द सिस्टम तो क्या कहलाएगा भाई, नेगेटिव। ये सिस्टम नौकर है, अगर नौकर ने काम किया तो पॉजिटिव है, इसी काम के लिए तो लाए थे हम उसे, इसी पर्पस के लिए। और अगर उसने काम नहीं किया, हम खुद उस पर काम कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये पर्पस हमारा नेगेटिव चला गया, तो वो नेगेटिव हो गया। अब इसके बाद समझिए, जब आप हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसके इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है ना। तो अगर इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, देन इट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव, एंड डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी देन इज टर्म्ड एज नेगेटिव इंटरनल एनर्जी। क्लियर, समझ में आ गया होगा। आप अपने पर्पस को देखिएगा, पर्पस जिस काम के लिए हम लाए थे, सिस्टम लाए हैं, मशीन लाए हैं, नौकर लाए हैं, वो पर्पस वो पूरा कर रहा तो पॉजिटिव, वो पर्पस पूरा नहीं कर रहा तो नेगेटिव। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। सो नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन। चलिए इसको समझिए, हमें अक्सर आता है वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए, क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए ये जो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग हीट, वर्क डन कैलकुलेट करना, इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना, ये कैसे समझते हैं, ये गैस के पोजीशन को लेकर के समझते हैं। समझिएगा, जैसे एक आदमी के बारे में बताया जाए कि बताओ भाई, मान लीजिए रिश्तेदारी निभानी है, दो लोगों में रिश्ता तय हो रहा है शादी के बारे में। तो किसी ने पूछा भाई हाँ तुम्हारे मोहल्ले में जो लड़का रहता है उसके बारे में बताइए, कॉलोनी में वो कैसा है। तो वो क्या बताएगा, वो क्या बताएगा, वो कुछ उसकी स्टेटस बताएगा। क्या बताएगा कि भाई देखिए इस तरीके की जॉब है, ये स्टेटस हुआ, उसकी आमदनी इतनी है, ये स्टेटस हुआ, और उसकी फिजिकल एक्टिविटीज़ बताएगा, है ना, कि भाई कितनी हाइट है, गोरा है कि मोटा है कि पतला है, ये बताएगा। और फिर बातचीत करने का तरीका, उसका बिहेवियर कैसा है, और उसकी घर की हिस्ट्री क्या है, ये चीज़ें बताएगा। ठीक है, वो ये तो नहीं बताएगा ना कि वो छींकते हुए जो है चिल्ला देता है, ये स्टेटस नहीं बताता। बात समझ में आ रही है ना। उसका एक दोस्त ये है, उसके बारे में नहीं बताने जाएगा। तो किसी चीज़ को डिफाइन किया जाता है, उसके स्टेटस को बताने के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिनके बारे में बताना पड़ता है। ऐसे गैस का जो स्टेटस है ना थर्मल के बारे में, वो तीन चीज़ों से बताया जाता है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। ये तीन चीज़ें उसके स्टेटस को बताती हैं। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा होगा तो ये चीज़ें हो रही होंगी, वॉल्यूम कम हो रहा है तो ये हो रहा होगा, टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो उसके अंदर ये चीज़ें होंगी। हमें उसके बारे में जानना है, हमें उसके कलर के बारे में नहीं जानना। क्या नहीं जानना, कलर के बारे में नहीं जानना, क्योंकि हम उसके थर्मल इक्विलिब्रियम पढ़ने जा रहे हैं, उसके थ्रू जो वर्क डन हो रहा है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो कलर के बारे में जान के क्या करेंगे, अगर वो सस्ता है कि महंगा है वो गैस, उसके बारे में जानकर के हमें कोई मतलब नहीं। हमें जानना है प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो अब इसी टर्म में क्या होता है, इसके वर्क डन को कैलकुलेट किया जाता है। कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो समझिएगा। मान लीजिए ये एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में एक पिस्टन है, यहाँ पर पिस्टन में यहाँ पर गैस फिल्ड है, यहाँ पर क्या है, गैस है। ये पिस्टन पहले यहाँ था, इस गैस ने, ये जो गैस भरा हुआ है, इसने इसको पुश कर दिया ऊपर, एक फोर्स लगाया, एक प्रेशर पी लगा दिया इसके ऊपर। और प्रेशर किसने लगाया, गैस ने लगाया। तो गैस क्या कर रहा है, काम कर रहा। गैस क्या कर रही, काम। तो गैस हमारा एक सिस्टम है। गैस क्या है, या ये समझिए कि वो नौकर है जिसे हम लेकर के आए हैं। तो अगर ये वर्क करेगा तो पॉजिटिव होगा ना, हम इसी पर्पस के लिए तो लाए हैं इसको। तो गैस ने काम किया, और कितना काम किया, इस पिस्टन को पुश करके ऊपर पहुंचा दिया। तो गैस अपना एक्सपेंड भी हो गई। कितना एक्सपेंशन किया, कितना दूर उसे पहुंचाया, dx डिस्प्लेसमेंट कर दिया उसने, पिस्टन को ऊपर पहुंचा दिया। इसे कह देंगे हम पिस्टन। ठीक है, और ये है सिलेंडर। ठीक है, यहां पर गैस फिल्ड है। अगर बात की जाए कि फोर्स इस गैस ने कितना एक्सर्ट किया, है ना, फोर्स exerted by gas on piston, वो है F इज इक्वल टू P इंटू ए होगा। भाई प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया।
फोर्स अपॉन एरिया, एरिया को उधर लेके चले जाएंगे तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी ना। तो ये फोर्स किसने लगाया? गैस ने। किसके ऊपर लगाया? पिस्टन के ऊपर। और पिस्टन कितना डिस्प्लेस हुआ? dx। तो उसने कुछ काम किया ना, एक छोटा सा वर्क डन यहां पर हुआ। तो यानी यहां क्या करेंगे? वर्क डन बाई गैस, एक छोटा वर्क डन है ये dw। क्या हो भाई? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या चीज? आपका ये फोन चल नहीं रहा? अच्छा आ तो रहा है फोकस, अब सही फोकस में। ठीक है। हाँ, तो मैं कह रहा था एक छोटा वर्कडन इसने किया, उस वर्कडन को कैलकुलेट करते हैं। वो क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लगाया उसने? F। डिस्प्लेसमेंट कितना किया? dx। क्या F की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर दें? वो हो जाएगा P A dx। ये क्या है? एक छोटा वर्क डन किया इसने, छोटा वर्क डन। क्लियर? अब यहां पर क्या करेंगे? इसको वॉल्यूम के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करेंगे। कैसे समझना? मैं कहता हूं इस मार्कर का वॉल्यूम कितना होगा अगर इसका एरिया A हो और लेंथ L हो? A इंटू L। ये तो होता है भाई, 3 साइड को मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम फाइंड किया जाता है। चलो इसका वॉल्यूम, इसका एरिया A और ये L हो तो क्या इसका वॉल्यूम A इंटू L हो जाएगा? क्योंकि एरिया में 2 साइड तो ऑलरेडी आ चुके हैं। ऐसे ही यहां से नीचे से फोर्स लगा तो एरिया A है और डिस्प्लेसमेंट D, लेंथ dx है, तो क्या A इंटू dx इसके वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा? यानी यहां पर हो जाएगा dw इज इक्वल टू P इंटू dv। क्या होगा भाई? dv इज द वॉल्यूम, स्मॉल वॉल्यूम। ये एक छोटा वर्क डन था। मान लो वर्क डन, इसका जो एक्सपेंशन है, गैस इनिशियली वॉल्यूम V1 पे था और एक्सपैंड करके पहुंच गया वॉल्यूम V2 पर। इफ या टोटल वर्क डन इफ गैस इज एक्सपेंडेड फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू वॉल्यूम V2। तो यहां पर क्या करेंगे? टोटल वर्क डन फाइंड करना है तो इंटीग्रेट करेंगे। dw इज इक्वल टू P इंटू dv इंटीग्रेट V1 टू V2। यहां से वर्क डन का फॉर्मूला आ गया V1 टू V2 P इंटू dv। ये फॉर्मूला होता है वर्क डन कैलकुलेट करने का। अब इसको डायग्राम में कैसे ड्रॉ करते हैं वो समझिएगा। एक्चुअल में किसके बीच में वेरिएशन है? P और V। तो डायग्राम जो ड्रॉ करते हैं, जिसको हम इंडिकेटर डायग्राम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इंडिकेटर डायग्राम। क्या कहेंगे? इंडिकेटर जो बाइक में इंडिकेट करता है ना, राइट लेफ्ट, वो इंडिकेटर। तो ये है, नीचे शो कर रहा है वॉल्यूम और नीचे ऊपर शो कर रहा है इधर प्रेशर। और मान लीजिए कोई ग्राफ है इस तरीके से, समझिएगा। तो कहेगा भाई इस ग्राफ से आप एरिया कैलकुलेट कीजिए। बड़ा मुश्किल काम, एरिया कैसे कैलकुलेट होगा? एरिया अंडर द ग्राफ इज इक्वल टू वर्क डन। क्या है भाई? एरिया अंडर द पीवी डायग्राम इज इक्वल टू वर्क डन। कैसे? देखो, इसको यहां मिलाऊं, इसको यहां मिलाऊं। ये इनिशियल वॉल्यूम होगा V1, ये फाइनल वॉल्यूम होगा V2। अगर किसी स्क्वायर के एरिया आपको निकालना होता है तो क्या करोगे भाई? ये P और V हो, क्या P इंटू V इसका एरिया होगा? ये होगा ना। यहां पर इसका एरिया कितना हो जाएगा? V1 माइनस V2 माइनस V1। V2 की वैल्यू कहां से होती है? यहां से नापी जाती है, 0 से। यहां से लेकर यहां तक V2 है और यहां से यहां तक कितना है? V1। तो V2 माइनस V1 किसकी वैल्यू आएगी? इसकी वैल्यू इनटू दिस वैल्यू। और ये वैल्यू क्या शो करेगा? प्रेशर है ना, तो यहां पर P शो करेगा।
तो दिस इंटू दिस क्या इसका एरिया होगा। अब ये मत कहना कि सर ये तो स्क्वायर है, उसी के लिए तो हमने तो इंटीग्रेशन का साइन लगा है। इंटीग्रेशन का साइन किस लिए लगा है, ताकि आप उस पूरे के वैल्यू निकाल पाए। एक छोटे से टर्म को लेकर के इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट का मतलब होता है एक पूरे को जोड़ देना। जैसे होता है ना क्या कहते हैं, जब टेस्ट करना होता है, ब्लड सेल्स का टेस्ट करना होता है तो थोड़ा सा ब्लड चाहिए, पूरे बॉडी का ब्लड थोड़ी निकाल लेते हैं, थोड़ा सा ब्लड निकालेंगे, टेस्ट करेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे कि अगर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में इतने जो है वायरस हैं तो पूरी बॉडी में कितने वायरस होंगे। समझ गए कि नहीं। वैसे ही इंटीग्रेशन होता है, ये होता है डीवी, और इंटीग्रेट कर दिया लिमिट लगा के, कहां से, V1 से लेकर के V2 तक। क्लियर है। तो पीवी डायग्राम के अंदर जो एरिया शो करता है वो क्या शो करता है, वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। हम आगे इस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे। क्लियर। चलिए नोट कर लीजिए इसको।